नमस्ते दोस्तों। तो हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्लास 11th, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। चैप्टर 11 तक हम सब कुछ कवर कर चुके हैं और इन मार्केट्स का नाम भी हम बीच में पहले सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल शुरुआत से हम इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ पे और ये भी जानेंगे कि किस बेस पे हमने इसको क्लासिफाई किया है। सबसे पहले तो मार्केट होती क्या है? वो फिजिकल जगह या फिर वो एक सिस्टम जिसमें कई सारे बायर्स, कई सारे सेलर्स आके मिलते हैं और ट्रेड करते हैं। मतलब कि एक व्यक्ति खरीद रहा है, दूसरा बेच रहा है। ये जिस भी लोकेशन पे किया जाता है, चाहे फिजिकल चाहे सिस्टमैटिक, है ना। आजकल ऑनलाइन मार्केट्स भी होती है ना, अमेजोन टाइप की। तो ये सभी जो है मार्केट कहलाती है। कई बार हम पाते हैं कि हम एक इकोनॉमी एज अ होल को भी एक मार्केट की तरह देख सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री और भी कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे हम अलग अलग इंडस्ट्रीज को अलग अलग मार्केट में चलाते हैं। जैसे हमारा जो रेलवे सिस्टम है, इंडियन रेलवेज, वो एक ही कंपनी है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में रेलवे सर्विस प्रोवाइड कराती है। ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, अगर आपको ट्रेन से ट्रैवल करना है तो एकमात्र ब्रांड है जो ये सर्विस प्रोवाइड कराता है। आपको उसी के प्राइस पे जाना पड़ेगा, आपको वही एक ही क्वालिटी मिलेगी। आप उसमें, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंडियन रेलवेज जो है एक अकेली कंपनी है। ठीक है। वहीं बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। आपके एफएमसीजी गुड्स हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, बहुत सी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सेल्स, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक्स, इन सभी में बहुत सारी कंपनियां इन्वॉल्व है। इतनी सारी कि आपको बहुत वैरायटी मिलती है। किसी की सर्विस अच्छी होती है तो कोई चीपर प्राइसेस पे अवेलेबल कराता है सर्विस, है ना। वहीं कुछ चीजें हैं जो ओलिगोपोली में है, कुछ परफेक्ट ओलिगोपोली, कुछ इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। परफेक्ट ओलिगोपोली क्या होता है? जिसमें कुछ ही फर्म्स होती हैं, दो से तीन या बहुत ज्यादा चार फर्म्स, और वो बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बिल्कुल सेम प्राइस पे प्रोवाइड कराती है। जैसे हमारे यहाँ पेट्रोलियम और गैस हो गया। आप देखते हैं, आप जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड सिलेंडर खरीदते हैं, चाहे वो आप इंडेन का खरीदें, चाहे वो आप भारत गैस का खरीदें, चाहे वो आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम का खरीदें, एचपी गैस, आपको सेम प्राइस मिलेगा, सेम केजी मिलेगा, सेम क्वालिटी होगी उसकी। ऐसा तो होता नहीं है कि कोई एक है जो 16 किलो में आपके 25 दिन चलती हो, दूसरी 16 किलो में 30 दिन चलती है, 30 दिन चल जाती हो। ऐसा तो है नहीं, है ना। आपके यूज के हिसाब से भले ही एक आध दिन वाराय हो जाता हो अलग अलग मंथ में, लेकिन लगभग सेम आता है। ठीक है। प्राइस भी इनका सेम रहता है। ऐसे ही आपका जो पेट्रोलियम है, आप चाहे इंडियन इंडियन ऑयल का भरवाओ, चाहे भारत पेट्रोलियम पे जाओ, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पंप पे जाओ, आपको वही मिलेगा, सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस। आजकल थोड़ी बहुत कंपनियां इसमें एंटर कर रही हैं इनकी ऑलिगोपोली को ब्रेक करने के लिए, लेकिन इनका कार्टेल काफी मजबूत है। इनको प्रॉफिट और सेल्स में कोई लॉस होता नहीं है उससे। जैसे इस समय जियो एंटर करी है, जो पहले रिलायंस थी। ऐसे ही पहले आपकी एसआर थी, उसका नया नाम हो गया नयारा। तो ये पंप्स हैं कुछ जो एंटर कर रहे हैं इनकी ओलिगोपोली को ब्रेक करने के लिए। ठीक है। ये होती है परफेक्ट ओलिगोपोली। इम्परफेक्ट वो होती है जो आसपास के प्राइस और आसपास की क्वालिटी देती है, बिल्कुल डिट्टो सेम नहीं देती, लेकिन उन सभी की सेल्स उनके गुडविल और इस सब पे डिपेंड करती है, कितने ज्यादा जगहों पे उनके क्या कहते हैं सेंटर्स हैं, रिटेल सेंटर। जैसे यहाँ पे आपका वो क्या हो गया, गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप्स। ठीक है। यही तो है भाई, किसका ज्यादा बिकेगा इसी पे निर्भर करता है कि किसकी ज्यादा गैस एजेंसीज और पेट्रोल पंप्स हैं, उसका ज्यादा बिकेगा। एक टाइम आएगा जिसके बाद सभी को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। अब आपको हर 10 कदम पे पेट्रोल पंप मिलने लगेगा तो आपकी डिमांड थोड़ी बढ़ जाने वाली है। ठीक है। तो ये हो गई बात इसकी परफेक्ट ओलिगोपोली की। इम्परफेक्ट ओलिगोपोली जैसे आपके हो गए मोबाइल फोन्स हो गए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई। इसमें क्या है, हर बड़ी छोटी कंपनी लगभग बराबर की सेल कर रही है। कोई एक कंपनी होगी जो बिल्कुल एग्जैक्ट वो फैसिलिटीज देती होगी जो उस एरिया की पब्लिक की डिमांड है, इसीलिए उसकी सेल उस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा होगी। जैसे इंडिया में आप देखो तो महिंद्रा, टाटा और मारुति सुजुकी, क्योंकि मारुति एक टाइम पे इंडियन कंपनी थी
जो सुजुकी में मिल गई और बाद में सुजुकी ने उसको पूरा ही ओवरटेक कर लिया। और टाटा और महिंद्रा तो उनका ओरिजिन ही इंडिया से है, तो इसीलिए वो इंडियंस लोगों को ज़्यादा समझते हैं, उनकी डिमांड्स को ज़्यादा अच्छे से जान पाते हैं। फिर उनके पास अपर हैंड है कि यहाँ उनके पास लैंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ भी नया सेटअप करने के लिए, तो इसीलिए उनके पास एक अपर हैंड है, उनकी सेल्स और प्रॉफिट थोड़े ज़्यादा होंगे। बाकी कंपनीज के थोड़े कम होंगे, लेकिन उनके आपस में एक बराबर होंगे, जैसे फोक्सवैगन हो गई, फोर्ड हो गई, रेनॉल्ट हो गई, निस्सान हो गई, है ना, हुंडई हो गई। तो ये है। लेकिन आप देखोगे कि एक हैचबैक सा वर्जन होता है, एक प्रॉपर बजट कार का वर्जन होता है, एक मिड साइज एसयूवी का होता है, एक लग्जरी एसयूवी का होता है, ऐसे 4 से 5 सेगमेंट है। सेडान का हो गया, है ना। इन सारी सेगमेंट में सबकी कार्स लगभग हर सेगमेंट में एक एक दो दो कार्स होंगी, और उन सबका प्राइस आसपास ही होगा, किसी का 40-50 हज़ार कम, किसी का 40-50 हज़ार ज़्यादा, है ना। और फैसिलिटीज भी लगभग सेम सेम सी होंगी सब में, लेकिन एकदम सेम नहीं होता है पेट्रोल और गैस की तरह, है ना, इसीलिए इन्हें इम्परफेक्ट ऑलिगोपोली कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें हैं इंडेक्स में ही पढ़ा डाली, लेकिन फिर से चलेंगे इस पर भी। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। देखिए, मार्केट क्या है? मार्केट सारे ऐसे सिस्टम्स और अरेंजमेंट्स जो बायर और सेलर को कांटेक्ट में लाते हैं ताकि वो सेल और परचेज को सेटल कर सकें गुड्स के, इसको मार्केट कहते हैं। ये हम जो अभी आम भाषा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और किसी एक एरिया को छोटे से जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हो उनको बोलते हैं ना मार्केट, वो मार्केट नहीं। इकोनॉमिक्स में मार्केट वर्ड का मतलब क्या है? ऐसे सिस्टम या अरेंजमेंट, ठीक है, जो प्रोवाइड करते हो बायर और सेलर को कांटेक्ट। चाहे वो आपका टेली मार्केट हो, जैसे आप देखते होगे बहुत पहले टीवी पे कि टेली ब्रांड और इस तरह के कुछ थे, क्या कहते हैं, ईबे हो गया, टेली ब्रांड्स हो गया, नापतोल हो गया, है ना, जो आपको एक कॉल पे ऑर्डर प्लेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे और टीवी के थ्रू आपसे एडवर्टाइजमेंट करवा आप मतलब आप तक अपना एडवर्टाइजमेंट पहुंचाते थे। सॉरी। अब ये भी एक तरीके की मार्केट है। ऑनलाइन आप अमेजोन पे खरीदते हो, फ्लिपकार्ट पे खरीदते हो, ये एक तरीके की मार्केट है। आजकल ऑनलाइन भी बाइफरकेट हो गई है। आप देखते हो घर के आसपास से आप अपना लोकल सामान जो है, स्विगी जिनी, स्विगी इंस्टामार्ट हो गया आपका, ब्लिंकिट हो गया, बिग बास्केट हो गया, इन तरीके की चीज़ों से जो सामान मंगाते हो ग्रोसरीज टाइप का जो आपको इमीडिएट चाहिए होता है, वो एक अलग मार्केट खड़ी हो रही है धीमे धीमे। और एक पुरानी मार्केट थी जो इसमें भी एंटर करना चाहती है बट फेल हो जा रही है, वो है आपकी अमेजोन और फ्लिपकार्ट की, जो आपके लॉन्ग टर्म गुड्स हो गए, मोबाइल फोन, लैपटॉप, फ्रिज, एसी, टीवी, क्लोथिंग, है ना, इन सबको टारगेट करके बढ़ी है आगे। जो आपको अगर आज आपने ऑर्डर किया आपको परसों भी मिले तो आपको चल जाता है, पर अगर आपको भिंडी आज ऑर्डर करनी है और आपको परसों मिलता है आपको नहीं चलेगा, है ना। तो और ना ही वो इतनी दूर से ट्रैवल कर पाएगी। कहने का मतलब क्या है कि क्यों आपको 2 दिन बाद सामान मिलता है? क्योंकि उन्हें एक जगह वेयर हाउस करने में सस्ता पड़ता है। तो अगर अमेजोन के सेलर जो है आपके यूपी बिहार में कोई एक सेलर है फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, टीवी का, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो 1.5, 2, 3 दिन में पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसे ही फ्रेश सब्जियां और इन सबको पूरे 2 स्टेट्स के लिए एक जगह स्टोर करेंगे तो वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते खराब हो जाएगी, है ना। तो कई तरीके की मार्केट होती है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हम ये नहीं पढ़ रहे कि ऑनलाइन मार्केट कैसी है, ऑफलाइन मार्केट कैसी है, नहीं। हम ये पढ़ रहे हैं कि बिहेवियर, जो अभी तक हम डिमांड, सप्लाई और ये सब चीज़ें पढ़ते आए हैं ना, उनका बिहेवियर चेंज होता है। उनके जो फैक्टर्स जो हम कांस्टेंट लेके चल रहे थे, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई के केस में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के केस में, वो सारे जो कांस्टेंट्स थे, वो कांस्टेंट असल में तो रहते नहीं है, लेकिन उनमें से क्या चीज़ें किस मार्केट के या किस सिचुएशन में बदलती हैं वो हम जानेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट से। अलग अलग मार्केट में अलग अलग फैक्टर्स अलग तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। और इस वजह से उनके उन टाइप ऑफ मार्केट में जो डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस, है ना, इक्विलिब्रियम सप्लाई, ये होती है, वो बदलती रहती है, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन एक्चुअली किस लिए होता है? जो अभी तक हम ऊपर पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ों को कांस्टेंट, वो यहाँ कांस्टेंट होती है, लेकिन ऐसा सच में नहीं होता। अगर आप टी को स्टडी कर रहे हो तो कॉफ़ी का प्राइस ना चेंज हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कॉफ़ी का प्राइस चेंज होगा कभी ना कभी, और अक्सर होता रहेगा। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन कैसी मार्केट है? इसमें कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो इमेजिनरी हैं। ये मार्केट, इस टाइप की मार्केट
को कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है थ्योरेटिकली। क्यों किया गया है? ताकि हम इकोनॉमिक्स की सारी चीज़ों को पहले समझ सकें। जैसे आप अभी क्लास 11th में हो या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसलिए आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप इकोनॉमिक्स को एज अ होल समझ पाओ, है ना, उसके कोई बड़े डिसीजंस ले पाओ, नहीं। लेकिन कभी तो आपको वहां पहुंचना है। तो वहां पहुंचने के लिए पहले आपको शुरुआत करनी होती है अपने कॉन्सेप्ट्स को बेस से क्लियर करने में। अब उनको क्लियर करते समय आपको पता चले कि नहीं, इनमें बहुत सारे एजम्पशंस हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसी के लिए बनाई गई है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। एक ऐसी मार्केट है, एक इमेजिनरी मार्केट है, जहां माना जाता है कि यहाँ इतने ज्यादा सेलर्स और बायर्स हैं किसी भी सामान को लेने के लिए कि किसी भी एक बायर के अलग रेट पे कम खरीदने, ज्यादा खरीदने, या किसी एक सेलर के अलग रेट पे कम सप्लाई, ज्यादा सप्लाई करने से प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ता। इस पे असर तब पड़ता है जब सारे लोग एक साथ डिटरमाइन करते हैं कि प्राइस कितना होगा। अब वो बैठ के तो तय करते नहीं है, वो अपनी अपनी डिमांड और अपनी अपनी सप्लाई रखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड। अब ये मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड तय करती है कि क्या प्राइस होगा। और क्योंकि इसमें इतने बायर्स और इतने सेलर्स हैं कि टोटल मार्केट सप्लाई और टोटल मार्केट डिमांड पे कुछ खास असर नहीं पड़ता एक बायर या एक सेलर के चेंज हो जाने से। ठीक है, इसको कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन, मतलब कि कट टू कट, कट थ्रोट जिसे बोलते हैं, वैसा कंपटीशन। जहां एक सेलर हटा, वहां कोई बाहर तैयार खड़ा होता है उस प्रोडक्ट का सेलर बनने के लिए, क्योंकि उसे एक उम्मीद दिखने लगती है कि मैं भी यहाँ बिजनेस कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो एंटर कर जाता है, अब एक भी और के आने की जगह नहीं है, क्योंकि जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड है। अगर एक और व्यक्ति आएगा तो सबको लॉस होने लगेगा, सभी का सामान उससे भी कम में बिकने लगेगा जितने में उन्होंने बनाया है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा आपको कई बार पढ़ने पे ही समझ में आएगा, तो इस वीडियो को आप चाहना तो रिपीट पे देख लेना। ऐसा होगा आपके साथ, केवल कॉमर्स में ही नहीं बल्कि साइंस, आर्ट्स, जितने भी स्ट्रीम्स हैं उनके सारे ही सब्जेक्ट्स में, होपफुली हिंदी इंग्लिश जैसे ग्रामर सब्जेक्ट को छोड़ के, ऐसा होता है कि ये माना जाता है कि आप 10 महीने 11 महीने से पढ़ रहे हो, तब आप इस चैप्टर में पहुंचे हो, तो अब आप थोड़े और ग्रो हो गए होगे। तो इसीलिए ये चैप्टर्स हमेशा टफ होते हैं जो लास्ट के होते हैं। ठीक है, इन्हें समझने के लिए आपको 2 से 3 बार पढ़ना होता है। हालांकि आपके लिए सारे ही चैप्टर्स एग्जाम देते टाइम एक बराबर होते हैं, क्योंकि जो इजी था वो बहुत पहले पढ़ा था, तो वो उसके भूलने के चांस हैं। जो टफ है वो आपने अभी 1 महीना 15 दिन पहले पढ़ा है, तो वो एकदम फ्रेश है आपके दिमाग में। इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सब चैप्टर लगभग बराबर तरह से प्रिपेयर होते हैं। आगे बढ़ता हूँ। Perfect competition is a form of market where there is large number of buyers and sellers of a commodity. Homogeneous product is sold and its price is determined by market forces of supply and demand. An individual buyer or seller has no control over price. ठीक है, जैसा कि ऊपर भी पढ़ा था हमने। क्या क्या फीचर्स हैं इसके, देखिए, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और सेलर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, इतने ज्यादा हैं कि किसी भी एक का अपनी सप्लाई को घटाना या बढ़ाना, मार्केट सप्लाई पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कोई भी इंडिविजुअल फर्म प्राइस को चेंज नहीं कर पाती, या प्राइस किसी एक इंडिविजुअल फर्म के कारण चेंज नहीं हो पाता। इसीलिए कहा जाता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसके अंदर एक फर्म क्या होती है, वो होती है प्राइस टेकर। अब आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई क्यों कहा जाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक फर्म जो है प्राइस टेकर होती है, तो आपको ये पूरा पॉइंट और ये परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर देना है कि भाई परफेक्ट कंपटीशन ऐसी ऐसी मार्केट है, इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, तो किसी भी एक सेलर की सप्लाई का थोड़ा कम ज्यादा कर देने से मार्केट सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ता। तो जब मार्केट सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ता तो एक फर्म प्राइस मेकर तो हो नहीं सकती, वो प्राइस तय तो कर नहीं सकती कि मार्केट पे क्या रहना चाहिए, तो वो केवल क्या कर सकती है, जितना भी सामान बेच रही है उस पर प्राइस ले सकती है, रिसीव कर सकती है, इसीलिए प्राइस टेकर है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इनसे गलत हो गया, इंडिविजुअल बायर है तो प्राइस टेकर नहीं होगा, प्राइस गिवर होगा। ठीक है, और कोई खास लेना देना भी नहीं है बायर का प्राइस से। ठीक है,
तो क्योंकि बायर्स अक्सर कई मार्केट में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो वैसे भी नहीं तय कर सकते कि प्राइस कितना होना चाहिए। उनकी डिमांड से, अकेले की डिमांड से वैसे भी कभी फ़र्क पड़ता है ही नहीं। आप खुद देखो, आप बाहर जाओ और आप कहो किसी भी दुकानदार से कि भाई ये जो हम फॉर एग्जांपल मैगी, यिप्पी एक्सेट्रा कोई भी नूडल्स हम खरीद रहे हैं, ये आप 12 का दे रहे हो, हमें 10 का ही दो, तो सामने वाला मना कर देगा, कहेगा भैया नहीं मिल पाएगा। और आपको ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आप 10 दुकान चले जाओ तब भी कोई आपको 12 वाली चीज़ 10 में नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि बायर्स बहुत ज़्यादा है। ऐसा वहीं होगा जहाँ पे सेलर्स भी बहुत ज़्यादा, कि आपको आपके प्राइस पे सामान मिल, जैसे सब्जी मंडी आप गए, सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले भी अच्छे खासे होते हैं। अगर 80 लोग खरीद रहे हैं तो 20 लोग बेच भी रहे होंगे, है ना। तो ये गारंटी है कि एक पे ऑन एन एवरेज एक सेलर पे 4 बायर है वहाँ पे, जो कि बहुत बड़ा रेशियो है नहीं। तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, आपके प्राइस थोड़ा कम कराने पे कम हो जाता है ना। चलिए, होमोजेनस प्रोडक्ट, यहाँ पे माना जाता है कि साइज, शेप, कलर, क्वालिटी, क्वांटिटी, एक एक फैक्टर जो किसी गुड का आप सोच सकते हो वो बिल्कुल सेम बेचते हैं हर सेलर, बिल्कुल आइडेंटिकल यूनिट्स बेचते हैं। आप देखोगे कि कैसे कैसे प्रूफ होता जा रहा है कि ये मार्केट इमेजिनरी मार्केट है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर, जहाँ पे एक सेलर के सप्लाई बदल देने से सप्लाई पे असर पड़े ही ना मार्केट की, क्या ऐसा आपने देखा है? नहीं देखा होगा। होमोजेनस प्रोडक्ट, आप पूरे देश भर में इंडिया, मान लीजिए किसी एक प्रोडक्ट के लिए या किसी एक इंडस्ट्री के लिए इंडिया क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है मान लीजिए, तो क्या होगा, आप पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाओ वो प्रोडक्ट आपको डिट्टो सेम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आप इवन, अब मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप पार्ले जी का बिस्किट भी अगर आप कश्मीर में खरीदो और फिर कन्याकुमारी में खरीदो ना, आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा, क्योंकि वो भी देश में 5 से 7 जगह मैन्युफैक्चर होता होगा। ठीक है, तो होमोजेनस प्रोडक्ट नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ हम मानते हैं परफेक्ट कंपटीशन में कि क्या है, प्रोडक्ट होमोजेनस है, बिल्कुल एक जैसा है, प्राइस के हिसाब से भी और बाकी सारे फैक्टर्स के हिसाब से भी। ना कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट की पॉसिबिलिटी है, ना कोई सेलिंग कॉस्ट है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। इस वजह से प्राइस भी हर तरह से सेम बना हुआ है, कोई भी फैक्टर प्राइस को भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक। परफेक्ट नॉलेज, आप देखते हो कि क्या होता है, हमारे यहाँ बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, मतलब कि जिसमें नॉलेज की कमी के कारण क्या होता है, बायर्स को बेवकूफ़ बना दिया जाता है। ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट में नॉलेज दी जा रही है, ना ही कोई जो है क्या कहते हैं कि बिल बोर्ड्स हैं, कोई भी तरीका नहीं है। सामान सेल करते समय पूरी बात नहीं बताते हैं लोग, है ना। बहुत से सेलर्स ऐसे हैं, बहुत से रिटेलर्स ऐसे हैं, इस वजह से परफेक्ट नॉलेज नहीं होती। तब भी बायर्स क्या करते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं और अलग प्राइस पे खरीद लेते हैं। तो यहाँ परफेक्ट कंपटीशन में ये भी नहीं है। यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि बायर्स और सेलर्स पूरी तरह से प्राइस, मार्केट में क्या है उस प्रोडक्ट का, उसके कोई क्या क्या चीज़ें हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, सब उन्हें पता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, यहाँ पे कोई लाइसेंसिंग, कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई टैक्स, कुछ भी नहीं होता। इजीली कोई भी फर्म क्रिएट कर सकता है और कोई भी बंद कर सकता है बिना किसी खर्चे, बिना किसी प्रॉब्लम के। देख रहे हैं हम, सब कुछ इमेजिनरी है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड फ्रीडम फ्रॉम चेक्स, यहाँ पे कोई आपको देखने वाला नहीं है, कोई आप पे रोक लगाने वाला नहीं है, सरकार की कोई एजेंसी नहीं है जो देखे कि आप ये गुड्स बेच रहे हो वो खराब है कि अच्छे हैं, क्योंकि एक सेम गुड है जो सब कोई बेच रहा है। ठीक। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, आपकी अपनी मर्जी, आपको आज बेचना है बेचो, नहीं बेचना है नहीं बेचो। तो ये सब कुछ इमेजिनरी मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा पाया जा रहा है। परफेक्ट मोबिलिटी, ये कहा जा रहा है कि भाई अक्रॉस इंडस्ट्री कोई भी एक फर्म के पास अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कुछ कैपिटल है, कुछ लेबर है, कुछ एक एंटरप्रेन्योर है ना, तो ये सब कुछ जो है परफेक्टली मोबाइल है। अगर आज आपका सामान नहीं बिकता, आप नहीं बेच पाते, या आप अपनी फर्म बंद करते हो, या आप उन फैक्टर्स को वो पैसे नहीं देते जो उनको मिलने चाहिए, जो हाईएस्ट रेम्युनरेशन उनको मिलना चाहिए, तो वो तुरंत के तुरंत दूसरी जगह चले जाएंगे और उन्हें वो दूसरी जगह वो पैसा मिलेगा, उस कैपिटल को अपना इंटरेस्ट, उन लेबर को अपना वेजेस, उस लैंड को अपना रेंट मिलेगा जो आपके यहाँ नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो फैक्टर्स की भी परफेक्ट मोबिलिटी है। नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मतलब कि आपका जो सामान है वो मार्केट में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का कोई खर्चा भी नहीं आ रहा है। कोई खर्चा आएगा तो आप अपना प्रॉफिट बनाए रखने के लिए उसको महंगा भी करोगे, महंगा वो बिकेगा नहीं।
बिल्कुल ही इमेजिनरी फर्म है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, बट ये इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि इस पे हमारे जितने भी थ्योरीज है ना वो बहुत इजीली एक्सप्लेनेबल है और वर्क करते हैं बिना किसी अजम्पशन या एक्सेप्शन के, इसलिए इस फर्म को, इस मार्केट को बनाया गया। थ्री वाइटल कंक्लूजन, अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर, ये हमने बात कर ली पहले भी, ठीक है। ये माना जाता है, एक देखिए दो पॉइंट तो रिपीटेड है ना, होमोजेनियस प्रोडक्ट और नंबर ऑफ फर्म्स, लेकिन अननेसेसरी लॉस ड्यू टू लोअर प्राइस फिक्सेशन क्या होता है, देखिए कि आप इस फर्म में ये मान के चलते हो कि आपको बिल्कुल नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, मिनिमम प्रॉफिट जो पॉसिबल है, जो एक एंटरप्रेन्योर फैक्टर का रिटर्न कहा जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये कॉस्ट में एडेड होता है ना। यहाँ पे इसीलिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन आप आगे देखोगे कि कॉस्ट और वो बराबर है रेवेन्यू, क्योंकि कॉस्ट में आपको एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट जो बेसिक नॉर्मल प्रॉफिट है वो एडेड है, बस उतना ही फर्म कमा पा रही है। अब अगर वो लोअर प्राइस फिक्सेशन करती है तो उसे अननेसेसरी लॉस होने लगेगा, फायदा नहीं होगा, तो इसीलिए फर्म उससे ज्यादा प्राइस कम नहीं कर पाती कंपटीशन के लिए कि चलो अच्छा भैया हमारा ही सामान बिके बाकी किसी का ना बिके, इसके लिए हम सस्ता कर दें, बट आप उसमें से एक नॉमिनल सा भी लेस करोगे तो आपको प्रॉफिट होना हो जाएगा बंद, फिर आप कहोगे मैं बना ही क्यों रहा हूँ, चाहे जितना बेच लूँ जब मुझे फायदा ही नहीं होना है। जीरो प्रॉफिट इंटू 10,000 100,000 लाख 10 लाख सेल्स जीरो ही रहेगा, तो इसीलिए उसको नॉर्मल यानी 1 2 3 कुछ होना जरूरी है। डिमांड कर कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है भाई, प्राइस नहीं बदलता है तो नहीं बदलता है। ये देखिए वही बात मैंने आपसे कही कि अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन है, लंबे समय के लिए अगर किसी फर्म को आप देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन में तो केवल नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। नॉर्मल प्रॉफिट में जो मैंने आपको बताया वो सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक। मोनोपोली, अब आई सेकंड टाइप की मार्केट, ऐसी मार्केट जैसे कि मैंने इंडियन रेलवे की बताई थी जहां एक ही फर्म हो, है ना, जिससे अक्सर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है कई स्टेट्स में, है ना, रेलवेज हो गया कि ये केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपको कोई ऑप्शन नहीं है कि आप किस कंपनी से खरीदो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो आपके यहाँ का है उसी से लेना पड़ेगा आपको। तो ये क्या है, मोनोपोली के एग्जांपल है, यहाँ पे कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सब्स्टिट्यूट ही नहीं होता, जैसे टी का कॉफी सब्स्टिट्यूट है, वैसे आपका जो है ट्रेन का सब्स्टिट्यूट बस है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का सब्स्टिट्यूट गैस जनरेटर डीजल जनरेटर्स है ना, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, बहुत सारे ट्रैवल्स और फैक्टर्स ऐसे होंगे जो आपको रेलवे से ही करना पे मजबूर कर देंगे। आप बहुत सारी चीजें आपके फंक्शंस ऐसे होंगे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ेगी, जैसे आप डीजल कितना ही फूकोगे पूरे दिन जनरेटर चलाओगे तो। फीचर्स ऑफ मोनोपोली, अच्छा फर्म तो एक ही है लेकिन कंज्यूमर बराबर है, बढ़िया है, बहुत सारे, तो वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, इसीलिए कोई बायर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को, कोई बायर क्या सब मिलके भी नहीं कर सकते, जो मोनोपोली उनके पास है तो वो जिस प्राइस पे चाहे बेचेंगे। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, यहाँ पे नई फर्म एंटर करना मना होता है गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी टेक्निक या तरीके के कारण, रॉ मटेरियल के कारण जो प्रोडक्शन में लग रहा हो, अगर वो एक्सक्लूसिव है किसी के पास, किसी फर्म के पास, मतलब कि जैसे अभी आप देख लो कि रेलवेज के पास पूरा रेलवे नेटवर्क बिछा हुआ है देश भर में, क्या किसी भी कंपनी के लिए आसान होगा कि वो एंटर करे इस मार्केट में और अपनी पटरियां बिछाए जमीन खरीद खरीद के पूरे देश भर में, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसी कुछ रिसोर्सेज हैं उनके पास जिसकी वजह से नए फर्म्स की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, नहीं तो गवर्नमेंट खुद सीधे मना भी कर सकती है कि भाई ये काम केवल हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये पॉइंट हो गया आपका नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, अभी मैंने आपको बताया कि क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ठीक है। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस होता है, वो जिस तरीके का प्राइस चाहे सेट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, प्राइस मेकर। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, प्राइस टेकर, यहाँ क्या है, प्राइस मेकर। पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल मोनोपोलिस्ट क्या करता है, अलग अलग कंज्यूमर के अलग अलग प्राइस भी रखता है,
जैसे आप देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपके, अगर आपका कमर्शियल मीटर होगा, मतलब कि आप कोई बिजनेस या फर्म या इंडस्ट्री चला रहे हो, तो आपको कमर्शियल मीटर लगाना पड़ता है। वहां पे 1 यूनिट के रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। यूपी में इस समय 7 से 8 रुपए हैं। 7 से 8 रुपए आई थिंक सो, पुरानी बात हो गई है, 10-11 रुपए हो गए होंगे इस समय, है ना, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट चार्जेस। और 5 से 6 रुपए आपके कंज्यूमर, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है, उसके चार्जेस हैं यहाँ पे। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को, अलग टाइप के कंज्यूमर को अलग प्राइस पे वही चीज दी जा रही है। रेलवे में भी ऐसा होता है। आप देखते हो सीनियर सिटीजन के लिए 25% ऑफ रहता है ना। कोई रेलवे स्टाफ हो, कोई आरपीएफ का स्टाफ हो, तो उसके लिए फ्री रहता है, उसके लिए अलग से कोटा रहता है सीट्स का। तो इस तरीके से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, मोनोपोली में। डिमांड कर्व कुछ कुछ ऐसा है, जैसे जैसे प्राइस बदलेगा क्वांटिटी डिमांडेड भी बदलेगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक। हाउ डज अ मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइज, कैसे बनता है, कब ऐसा होता है कि यार एक कोई फर्म खड़ी हो गई जो मोनोपोलिस्टिक है, सॉरी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अलग चीज होती है, सॉरी सॉरी सॉरी। मतलब कोई एक इंडस्ट्री मोनोपोली में है, कोई उसमें एक ही फर्म चल रही है, ऐसा कब हो जाता है। लाइसेंसिंग, अगर गवर्नमेंट ने कंट्रोल दे रखा है कि भाई केवल यही है जो ये काम करेगा, जैसा रेलवे के साथ भी है, गवर्नमेंट ने अपने आप को ही लाइसेंस दे रखा है इंडियन रेलवेज को कि केवल यही काम कर सकते हैं इस फील्ड में और कोई और नहीं। पेटेंट राइट्स, कई बार क्या होता है कि सामान बनाने के लिए जो तकनीक है या वो सामान की खोज एक व्यक्ति ने कर ली है, तो फिर वो कहता है कि भाई हम अपनी फर्म खोलेंगे और हम ही इस चीज को बेचेंगे, उसको पेटेंट करा लेता है। पहले भी पेटेंट आपको मैंने बताया है आईपी के समय, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के समय। कार्टल्स, कार्टल्स होते हैं आपके, वैसे तो ये ओलिगोपोली में होते हैं, लेकिन मोनोपोली में भी फॉर्म किया जा सकते हैं। ओलिगोपोली में क्या होता है कि आप बाकी फर्म्स के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हो कि भाई हम आपस में जो है प्राइस कंपटीशन नहीं रखेंगे, बल्कि आउटपुट पॉलिसी रखेंगे। मतलब कि कितना हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कितना हम सेल कर सकते हैं, हम उसकी कंपटीशन रखेंगे, ना कि प्राइस का। तो उससे क्या होता है कि सभी की सेल्स बनी रहती है, सभी मार्केट पे सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में ये ऐसी फर्म्स जो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है बट सब्स्टिट्यूट है, उनके साथ कार्टेल फॉर्म करते हैं कि भाई हमारा और आपका काम, हमारे आपके कस्टमर्स टारगेट वाले बिल्कुल अलग रहेंगे। ना हम आपके कस्टमर्स के पीछे भागेंगे, ना आप हमारे के पीछे भागोगे। फॉर एग्जाम्पल, जो भी बसेस चलती हैं, सिटी बसेस या इंटर सिटी बसेस, वो सब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं। तो एक अनसेट सा कार्टेल है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, कि स्टेट गवर्नमेंट हमेशा उन रूट्स को फोकस करती है जहाँ पे हाईवेज हैं, रोड्स हैं, जहाँ पे हर एक गांव जो है, रोड और उसके पास आने वाला गांव, सिटी, छोटा शहर, कस्बा, उसको कवर करती है वो। और जो इनसे कवर नहीं होते वही रेलवे से कवर होते हैं। आप देखोगे कि कभी भी आपको बड़ी सिटीज को छोड़ के, जो भी कैटेगरी एक्स, कैटेगरी वाई प्लस वाली सिटीज है, उन्हें छोड़ के आप देखोगे छोटी सिटी और छोटे गांव, या तो वहां ट्रेन जाती है या तो वहां बस जाती है, या दोनों नहीं। दोनों जाता हो ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है, अनलेस वो किसी बड़े दो जगहों के रूट पे पड़ रहा है बाय चांस। पूरे पूरे रूट सेम नहीं होते हैं। नेचुरल अकरेंस, कई बार मोनोपोली जो है अपने आप ही नेचुरली अकर होती है। जैसे एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे कि द ओनली स्प्रिंग ऑफ वाटर इन एन आइलैंड मे बी अंडर कंट्रोल ऑफ वन पर्सन who exercises full control over price of water without any competition। भाई कोई एक आइलैंड है, उसके चारों ओर बहुत अच्छा पानी है, पीने पीने योग्य, या उसको एक बार क्लीन करके पिया जा सकता है। तो अगर वो आइलैंड किसी ने खरीद रखा है, तो उसका अपना कंट्रोल हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी वहां पे, क्या वो पानी प्रोवाइड कराने की, कि भाई हम ही सबको लेना पड़ेगा, है ना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे कई सारे बायर्स और सेलर्स है एक प्रोडक्ट के,
लेकिन जो प्रोडक्ट है हर सेलर का वो एक दूसरे से अलग है। अभी की जो इंडिया की मार्केट आप देखोगे, मैक्सिमम चीज़ों की जो है, मैक्सिमम चीज़ों की वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही है। जैसे यहाँ पे कहा गया फर्म प्रोड्यूसिंग डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट, कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, है ना, और भी बहुत सारे, दंत कांति, डाबर, न जाने कितने आपके खाली टूथपेस्ट टूथपेस्ट है। इनके प्रोडक्ट अलग अलग भी होते हैं, कुछ मैच भी कर जाते हैं, है ना। अपने खुद के प्रोडक्ट में 10 वैरायटी होती है इनकी, सबके प्राइसेस डिफरेंट होते हैं। तो इस तरीके के, किसी की गुडविल अच्छी है तो वो महंगे में भी बेच ले रहा है वही चीज़, किसी की गुडविल नहीं अच्छी है तो वो पहले अपना प्रॉफिट और सेल बढ़ाने के लिए सस्ते में शुरू कर रहा है। तो इस तरीके का जो मार्केट आप अपने चारों ओर मैक्सिमम प्रोडक्ट्स का देखते हो, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। यहाँ पे क्या है, पार्शियल कंट्रोल होता है फर्म्स का, क्योंकि फर्म्स बहुत कम भी नहीं होती कि 3 ही 4 है, और बहुत ज्यादा भी नहीं होती कि जितने बायर्स हैं उनके 1/4 सेलर्स हैं, हर 4 बायर पे एक सेलर बना हुआ है, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, किसी के पास कोई ट्रेडमार्क है, किसी के पास कोई गुडविल है, किसी के पास किसी चीज का कॉपीराइट है ना, तो दूसरे ने प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा डिफर कर दिया, बट यूज उसका वही है। अब आप देखो क्लोजअप कितना डिफरेंट है दंत कांति से, है ना, पर यूज तो वही है। आप सुबह ब्रश करने के लिए यूज करते हो, फिर भी इनकी मार्केट अलग होगी। कुछ सेगमेंट होगा जो केवल क्लोजअप ही पसंद करता होगा, कुछ होगा जो केवल दंत कांति ही पसंद करता होगा, पतंजलि वाला, है कि नहीं। फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, यहाँ पे बायर सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं। हालांकि परफेक्ट कंपटीशन जितने सेलर्स नहीं होते हैं, लेकिन हर फर्म, क्योंकि हर फर्म के पास एक लिमिटेड शेयर होता है मार्केट का, कि भाई 10% मार्केट तो हमारे कब्जे में है, 12% मार्केट तो हमारे कब्जे में है, ऐसे सेलर्स को हाथ में होता है। ठीक है, हर फर्म के हाथ में। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यहाँ पे प्रोडक्ट होमोजेनस नहीं होता। जैसे मैं आपको बताया था ना पार्ले जी के बारे में, वैसे ही कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लो वो सेम नहीं मिलेगा आपको ऑल ओवर इंडिया। पूरी मार्केट में सेम प्रोडक्ट ही बिक रहा है ऐसा नहीं। देखिए आप एग्जांपल दिया है, अब टूथपेस्ट वहां पे भाई परफेक्ट कंपटीशन में क्या था कि टूथपेस्ट बिकता है, टूथपेस्ट। अब वो कोई 50 ब्रांड्स नहीं होते वहां पे, या होते भी है तो सब डिट्टो सेम टूथपेस्ट, सेम क्वांटिटी, सेम कलर, सेम टेस्ट, सेम फीचर्स, क्वालिटीज, प्राइस, सब कुछ सेम होता है वहां पे। यहाँ पे क्या है, कोलगेट और क्लोजअप को आप उठाओगे, क्लोज सब्सटीट्यूट है, लेकिन फिर भी कई सारे मार्केट्स के लिए ये आपस में परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होंगे। आप ही के घर में आप देखना कि कोई एक ही टूथपेस्ट आ रहा होगा बहुत समय से, अगर दो दो ऑप्शंस आपने खोल भी रखे होंगे तो वो दो भी बहुत सिमिलर होंगे। तीसरे टाइप का बहुत मजबूरी में यूज करते हो, जब कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो आपको नहीं मिला तब, है कि नहीं। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। सेलिंग कॉस्ट, हर फर्म को बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट का पैसा खर्च करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना होता है, तो इसीलिए सेलिंग कॉस्ट भी ऐड होती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर देखिए जरा कितना ज्यादा बैठा हुआ है नीचे की तरफ। ऊपर वाला डिमांड कर वैसा नहीं था मोनोपोलिस्ट, ओलिगोपोली का। ओलिगोपोली थी क्या थी यार पहले वाली, मोनोपोली। मोनोपोली का ऐसा नहीं था, बिल्कुल स्ट्रेट था। क्यों, जबकि हमने पहले पीछे डिमांड कर्व पढ़ते समय देखा है कि जब हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो वो स्लैंट होना चाहिए, मतलब कि जैसे ये है, ऐसा ना हो के ऐसा होना चाहिए, ऐसा स्लैंट होना चाहिए, क्योंकि मार्केट डिमांड में बहुत सारे बायर्स होते हैं। लेकिन यहाँ मोनोपोली में ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे प्राइस काफी हद तक फर्म के अपने हाथ में था और पब्लिक के हाथ में कलेक्टिवली था, सिंगल लोगों के पास नहीं था। मोनोपोलिस्टिक में क्या है, पब्लिक का भी पार्शियल कंट्रोल है और मार्केट का भी अच्छा खासा कंट्रोल है। तो इस वजह से आपका जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। क्यों ना, इस डाउनवर्ड स्लोपिंग से हम क्या समझते हैं, क्वांटिटी बहुत, जब वो सॉरी प्राइस जब काफी चेंज होता है यहाँ से यहाँ, तो क्वांटिटी आप देखोगे कितनी बदल रही है, कम बदल रही है। ठीक है, क्या आप टूथपेस्ट, नमक, दाल, चावल, सब्जियां, ये सब क्या महंगा होने पे आप बहुत कम कर देते हो खरीदना? नहीं, थोड़ा कम खरीदते हो अगर आपका बजट टाइट है ना। तो वो जो थोड़ा ही चेंज आता है क्वांटिटी में प्राइस के काफी चेंज हो जाने से,
उसी को कहते हैं परफेक्ट सॉरी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन, यहाँ पे जो है कंपटीशन प्राइस का उतना है ही नहीं। आप देखोगे कि आप खुद जब बाहर सामान खरीदने जाते हो तो ज्यादा या कम आप उस बेसिस पे नहीं खरीदते हो जो मेजोरिटी ऑफ आइटम्स है। आप इस बेसिस पे खरीदते हो कि अच्छा इसमें कुछ नया आ गया क्या, किसी में कुछ फ्लेवर्स फ्रेग्रेंसेस आ गए नए, किसी में बहुत ज्यादा वैरायटी आ गई, किसी ने अपनी पैकेजिंग ही बदल दी तो आपने कहा चलो एक बार खरीदते हैं कुछ फर्क हो गया होगा। आपको पता है नहीं होगा फर्क, आप उस चीज को कंज्यूम करने के बाद भी आपको पता चलता है कि फर्क तो नहीं था, पर सिर्फ पैकेजिंग थोड़ी सी चेंज हो गई तो आपका मन कर गया। तो कंपटीशन यहाँ पे प्राइस का नहीं होता। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ भी फर्म्स को काफी हद तक छूट है, हालांकि परफेक्ट कंपटीशन जितना इजी नहीं है लेकिन फिर भी कि आप इजीली फर्म क्रिएट कर सकते हो और बंद कर सकते हो, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है सरकार की। लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी, यहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी नहीं है। हो सकता है आपके यहाँ कुछ एम्प्लॉयज 10 साल से काम कर रहे हो और आपने उनको 2 3 ही इंक्रीमेंट दिए हो, वहीं दूसरी फर्म में कुछ हों जो 10 10 इंक्रीमेंट के बाद बहुत ज्यादा 1.5 गुना सैलरी पे हो उनके मुकाबले, लेकिन आपकी फर्म से लोग छोड़ के वहां नहीं जा रहे क्योंकि मोबिलिटी इतनी ईजी नहीं है, इतना आसान नहीं है लोगों का एक जगह से छोड़ के दूसरे के चल देना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, जैसा कि परफेक्ट में हमने देखा था वैसा नहीं है। यहाँ पे लोग सोचते हैं कि भाई इतने टाइम से जॉब कर रहे हैं, पता नहीं सही जगह में दूसरा जॉब देगा भी कि नहीं देगा, और हमें यहाँ जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल रही है, घर जैसा माहौल मिल रहा है, वो पता नहीं मिले ना मिले, तो इस डर से इंसान नहीं जाता है। तो फैक्टर्स इतने मोबाइल नहीं है। कैपिटल भी एक इंसान ने कहीं एक फर्म में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो बार बार निकाल के दूसरी दूसरी फर्म में शिफ्ट नहीं करता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, कि इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है चलो उठा के वहां से वहां लगा दो। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, sellers and buyers of the product as well as owners of factory production, मतलब कि जो फैक्टर प्रोडक्शन के ओनर्स हैं और सेलर और बायर हैं उन सबको मार्केट की सारी नॉलेज एकदम परफेक्टली हो ये जरूरी नहीं है। क्या चीज कितने की मिल रही है, क्यों इतने की मिल रही है, कम है तो कम की क्यों, ज्यादा है तो ज्यादा की क्यों, है ना, प्रोडक्ट से रिलेटेड बाकी सारी नॉलेज लोगों को उतनी अच्छे से नहीं होती है। अब आता है ओलिगोपोली, जो मैंने आपको बताया था कि एक इम्परफेक्ट और एक परफेक्ट होता है ना। ऑटोमोबाइल्स इम्परफेक्ट ओलिगोपोली में आते हैं। वहीं आपका जो फ्यूल होता है जैसे कि पेट्रोल डीजल, ये आपको परफेक्ट ओलिगोपोली में आता है। यहाँ पे आपके बायर्स बहुत सॉरी सेलर्स बहुत कम होते हैं, इतने कम होते हैं कि आप समझ लो बस मोनोपोली होने से बच जाता है कि एक अकेला चला रहा हो, 2 3 हो जाते हैं अक्सर, है ना। तो इम्परफेक्ट है तो 7 8 भी हो सकते हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अभी आप अगर बाहर सब्जी लेने जाओ तो आपको बहुत सारे लोग बेचने वाले मिलेंगे, है कि नहीं। स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स, लेकिन फर्म्स बड़ी होती हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे, है ना। हाँ भाई, अच्छा ठीक, ठीक है, पॉज ही नहीं। तो स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स का मतलब क्या है कि कई सारी बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं जो गिनती में टोटल में कम होती हैं, 2 4 6 बस, अकॉर्डिंग टू मार्केट अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री। फिर हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, इनका आपस में बहुत इंटरडिपेंडेंट होता है क्योंकि प्राइस अगर इन्हें चेंज करना होता है ना समय के हिसाब से तो आपस में काफी उनको तय तो नहीं करते बैठ के, लेकिन कुछ कुछ वैसी ही सिचुएशन हो जाती है क्योंकि ये देखते हैं एक दूसरे को, बहुत ध्यान से मॉनिटर करते हैं कि कौन पहले बढ़ा रहा है। जब भी कभी कॉस्ट पे फर्क पड़ता है तो सबको पता चल जाता है कि हाँ भाई अब कॉस्ट महंगी हो रही है। कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती है वो भी सबको पता चल जाती है, जैसे ईवी आई अभी तो सबको पता चलेगा कि हमें नए प्लांट्स बनाने पड़ेंगे। इस वजह से आप देखोगे ईवी कार्स डबल रेट पे बिक रही हैं क्योंकि अभी उनका जो प्लांट है वो बिल्कुल ही नए तरह से स्टैब्लिश हो रहा है। जबकि ऐसा हुआ होगा लगभग कुछ नहीं तो मैं कह सकता हूँ 55 साल 60 साल पहले कि पहली बार ऑटोमोबाइल्स एज इंडिविजुअल मार्केट आए होंगे कि मतलब कस्टमरों को सेल करने के, तब उन्हें नए नए इंडस्ट्री खड़ी करनी पड़ी होगी, नई नई बड़ी फैक्ट्रीज खड़ी करनी पड़ी होंगी। लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी होगी उन्हें फ्लाइट चेंज ही लाना होगा, हर 2 साल 4 साल 5 साल पे थोड़ा चेंज करा, थोड़ा इन्वेस्ट किया, है ना। लेकिन ये ईवी ऐसी मार्केट है जहाँ आपको कार का बाहर का जो चेसी है और बेसिक मूवमेंट है टायर वगैरह का वो छोड़ के आपको सब कुछ नया करना है। इसमें इंजन ही नहीं है, इसमें क्लच नहीं है, गियर नहीं है, फ्यूल नहीं है, बैटरी है,
मोटर है ना, सब कुछ इलेक्ट्रीफाई करना पड़ा होगा, तो इतना बड़ा प्लांट बनाने में खर्चा आया होगा, और उस खर्चे को निकालने के लिए अभी सभी फर्म्स एक दूसरे को देखते हुए क्या कर रही है, हायर प्राइस पे बेच रही है गाड़ी। नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन फर्म्स डिमांड कर्व, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे किसी फर्म का डिमांड कर्व पता लगाना, क्योंकि उनका अपना प्राइस इतनी बार चेंज ही नहीं होता है अपनी अकेले की मर्जी से, और होता भी है तो उससे डिमांड पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि जैसे किसी एक फर्म ने प्राइस घटाया तो बाकी राइवल फर्म भी घटा देती हैं, किसी एक ने बढ़ाया तो राइवल फर्म भी बढ़ा देती है ना। फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल, मैंने आपको बताया था कि ओलिगोपोली में ज्यादा होता है, कल्यूसिव ओलिगोपोली में स्पेशली, जैसे कि फ्यूल वाली जो होती है, परफेक्ट वाली है ना, यहाँ पे क्या होता है, कार्टेल फॉर्म हो जाता है लिखित प्रॉपर कि भाई हम सब लोग इसके हिसाब से रेट डिसाइड करेंगे, जो कि हमेशा सेम ही डिसाइड होगा, तो इसीलिए हम सेम प्राइस पे ही सामान बेचेंगे। जो भी प्राइस लीडर है उसके हिसाब से जो प्राइस सेट हुआ है वही जो है सभी फर्म उसी प्राइस पे बेचेंगे। कॉलोजी का मोनोपोली मोनोपोली जैसा ही बन जाता है, उनका अकेले अकेले का तो नहीं, बट मिलके जो है उनका कंट्रोल मार्केट पे पूरा हो जाता है। अगर वो सब तीनों मिलके चाहे पेट्रोल अभी महंगा कर दे तो हमें महंगे में ही खरीदना पड़ेगा, हम कुछ कर तो पाएंगे नहीं एज कंज्यूमर। एंट्री बैरियर, ऐसे केस में क्या होता है, नई फर्म्स का आना बहुत ही मुश्किल काम होता है। आप देखे होंगे कि इवन इम्परफेक्ट ओलिगोपोली जैसे कि ऑटोमोटिव हो गया, यहाँ पे भी फोक्सवैगन, फोर्ड, रेनो, ऐसी बहुत सी कंपनियां आई और वापस चली गई। शेवरले, बहुत सी कंपनियां आई इंडिया में वापस चली गई, क्योंकि यहाँ पे एंट्री बैरियर्स हैं, है ना। बहुत आसान नहीं है यहाँ पे नई कंपनी का एंटर कर जाना, क्योंकि एक ओलिगोपोली है। नॉन प्राइस कंपटीशन, इनमें क्या होता है, प्राइस का कंपटीशन नहीं होता है, इनमें होता है कौन अपना सामान ज्यादा से ज्यादा पहुंचा पाता है, एडवर्टाइज कर पाता है, लोगों के मन में वो बैठा पाता है कि भाई हमारा ही सबसे बेस्ट है ना। ऐसा कंपटीशन रहता है, जैसे यहाँ पे पेप्सी और कोका कोला के बारे में बताया गया। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट अभी नहीं खत्म हुआ है, अभी तो हमने सिर्फ पांचों टाइप्स पढ़े हैं, चार टाइप सॉरी, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली। डिफरेंस एज यूजुअल आप लोग खुद से होमवर्क में रिवाइज करेंगे। बेसिस ऑफ मार्केट क्लासिफिकेशन अभी बचा है कि भाई किस बेस पे मार्केट क्लासिफाई होता है, तो अभी हमने देखा कि सब में क्या था, बताया जा रहा था कि इतने सेलर्स, इतने बायर्स, है ना, लार्ज, स्मॉल, वन, एक्सेट्रा। तो इस सेलर और बायर की गिनती पे हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट कौन सी है ना। नेचर ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी होमोजेनस है या डिफरेंशिएटेड है ना, एक जैसा सामान बेच रहे हैं अलग अलग, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि मार्केट कौन सी है। डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल, जो मार्केट है उसमें जो सेलर्स हैं उनका प्राइस पे कितना कंट्रोल है, बायर्स का प्राइस पे कितना कंट्रोल है, ये इससे भी पता चलता है कि मार्केट कौन सी है। ठीक। नॉलेज ऑफ द मार्केट, जो बायर्स और सेलर्स हैं उनके पास मार्केट की पूरी नॉलेज है कि नहीं। अगर आपको सारे फैक्टर्स का आंसर मिले तो आप बता दोगे ना कि कौन सी मार्केट की बात हम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बता दे कि भाई लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बहुत सेलर्स, बहुत सारे बायर्स, है ना, जो कमोडिटी है वो एकदम होमोजेनस है, बिल्कुल सेम बिक रही है, प्राइस कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, कोई भी एक सेलर या बायर के हाथ में प्राइस नहीं है ना, मार्केट की नॉलेज सबको फुल है, जैसे मैं ये सारे फैक्टर बोलूंगा आप कह दोगे कि परफेक्ट कंपटीशन है कि नहीं। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स इजीली एक फर्म से दूसरे फर्म पे शिफ्ट हो जाते हैं क्या, जैसे ही उन्हें अपना प्राइस मिलना कम होता है या अपने मन का प्राइस नहीं होता है, तो सबसे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कौन सी है। ठीक है, खत्म। देखिए चैप्टर आपका, अगला चैप्टर आपका रहेगा 13th, जो पूरी तरीके से न्यूमेरिकल है, इसीलिए मैं उसे कवर करूंगा न्यूमेरिकल वाले में। मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, ये लगभग डिमांड और सप्लाई में हमने पढ़ रखा है, उसी का मिक्सचर है, क्योंकि जब हम डिमांड और सप्लाई को किसी मार्केट में ग्राफ बना के क्रॉस कराते हैं, ये डिमांड का ग्राफ और ये सप्लाई का ग्राफ, तो जहां वो कट करते हैं वो प्राइस से जोड़ोगे तो इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब जो प्राइस मार्केट का होना चाहिए, और क्वांटिटी से जोड़ोगे तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यानी जितनी क्वांटिटी सप्लायर को बनानी चाहिए, प्रोड्यूसर को बनानी चाहिए, और जितने प्राइस पे, वो पता चल जाता है। क्योंकि इस पे क्या होता है, इस पॉइंट पे जिस जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है वो सेलर भी सप्लाई करने को तैयार है और डिमांड करने वाला कंज्यूमर भी
उस प्राइस पे उतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, तो इसीलिए ये आपका जो होता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इसी को हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, जब ये डिमांड भी मार्केट वाली हो, सप्लाई भी मार्केट वाली हो। ठीक है, अब ये कैसे होता है परफेक्ट कंपटीशन में, एक बात पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे कि डिमांड और सप्लाई के चेंज होने से, मान लीजिए ये ग्राफ था, डिमांड इधर आ गई, तो अब आप देख रहे हैं क्रॉस पॉइंट यहां आ गया। सॉरी, आप देख रहे हो कि क्रॉस पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक, अरे यार, अभी मैं यही नहीं चला पा रहा हूँ तो मैं न्यूमेरिकल में वो कैसे चलाऊंगा आपका स्मार्ट बोर्ड और जो भी चीज़ें हैं कैमरा वगैरह के सामने। चलिए, ठीक है, तो ये पॉइंट है आपका, और ये आप देख रहे हैं प्राइस अब ऊपर है और क्वांटिटी भी ऊपर है। तो आपने देखा जैसे ही डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, यानी डिमांड बढ़ी, तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई, है ना। ऐसे ही मान लीजिए सप्लाई भी इतनी आगे आ जाए, तो आप देखोगे कि प्राइस सेम हो जाएगा, केवल क्वांटिटी बढ़ेगी पिछले वाले से, है ना, प्राइस वही है। तो इस तरीके की चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि लगभग न्यूमेरिकल्स ही हैं, और इसको हम न्यूमेरिकल वाले में ही कवर करेंगे। ठीक है, बेसिक्स मैंने आपको जो थोड़ा बहुत बता सकता था थियोरेटिकल बता दिया है यहीं पर। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसके बाद हम अकाउंट्स के वीडियोस भी अपलोड करना शुरू करेंगे, अकाउंटेंसी के, ठीक, थियोरेटिकल केवल।